हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, जैसे आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, पंजाब बीएससी नर्सिंग, हरियाणा बीएससी नर्सिंग, किसी भी स्टेट से हो, बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है 2026 में, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। डेली आपको इस चैनल पे 11 AM पे बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाती है। हम डेली यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने जो रैंक है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन सेल। ठीक है, आपका जो सेल चैप्टर है उसके हम एमसीक्यूज को करने वाले हैं, तो प्लीज़ अपना कॉपी पेन ले लो मेरे साथ में और अपने आंसर्स को मार्क भी करते चलना। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका टोटल स्कोर आज का कितना बना, कमेंट सेक्शन में बताना भी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द सेल थ्योरी स्टेटिंग दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी कि किस साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी, इसमें बताया गया था कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सेल से मिलके बने हैं। यह आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, स्लीडन एंड स्वान, ठीक है, रडोल्फ विर्को और ल्यूवन हुक। तो कौन है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर? आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, बहुत फेमस लाइन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा आपसे बहुत इन डेप्थ जाके वो नहीं पूछेंगे, वो ऊपर से पूछ लेंगे, लेकिन आपने अगर अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, अच्छे से टेबल्स को, डायग्राम्स को नहीं देखा है, तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, आपके नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्लीडन जो थे और स्वान, ठीक है, स्लीडन और स्वान की जो थ्योरी है आपकी, उसमें इन्होंने कलेक्टिवली मतलब एक साथ मिलके बताया था कि आपकी सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, इसमें बताया गया था कि सेल जो है आप जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब सेल से मिलके बने हैं। सेल के आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not a part of modern cell theory? क्वेश्चंस ऐसे बहुत आते हैं जहाँ पे एक्सेप्ट, नॉट, ये वाले टर्म्स यूज होते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको पता होता है, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है, लेकिन आप ना सिली मिस्टेक कर देते हो, रीड अच्छे से नहीं करते हो क्वेश्चंस को, अब वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सा आपका स्टेटमेंट मॉडर्न थ्योरी में नहीं है, पार्ट नहीं है उसका। आपके ऑप्शंस हैं ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने होते हैं। एनर्जी फ्लो करती है विद इन द सेल, सेल अराइज हो सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, और सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? सी। ठीक है, यहाँ पे जो आइडिया था ना आपको स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, वो एक ऑब्सोलीट और मतलब ना एक डिस्प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट था, जैसे आपका पास्चर के स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट था, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी आपकी क्लियरली बताती है कि न्यू सेल जो ओरिजिनेट होते हैं वो एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पे आपने चीज़ ध्यान देनी है कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, वो यहाँ पे नहीं है। सेल जो है वो स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता है? राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस। इसके जगह पे क्या होता है, इनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, वो आपकी साइटोप्लाज्म में होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन की बाइलेयर है एम्बेडेड, इसके अंदर है आपका लिपिड। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर है, उसके अंदर प्रोटीन्स भरा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट की लेयर है सिर्फ, और न्यूक्लियस और न्यूक्लिक एसिड मैट्रिक्स है। बताओ किस चीज़ की है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन का मॉडल था वो डिस्क्राइब करता है कि मेम्ब्रेन जो है ना आपकी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ठीक है, डबल लेयर है, बाई लेयर इसलिए बोल रहे हैं जिसमें प्रोटीन आपको देखने को मिल जाता है। लिपिड क्या करता है, फ्लूइडिटी देता है, वहीं प्रोटीन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट और सिग्नलिंग में हेल्प कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन आपका क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सिंपल डिफ्यूजन हो गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, रिक्वायर एनर्जी, अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है, अपोजिशन में होता है ये। एक आपका ऑप्शन है करियर प्रोटीन्स को यूज करता है और एक है आपका सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है आपका ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन के, जैसे चैनल्स हो गए, आपके कैरियर्स हो गए जो हेल्प करते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर क्रॉस मेम्ब्रेन्स में बिना कोई एनर्जी के एक्सपेंडिचर के, ठीक है, मतलब बिना एनर्जी लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, सेल का पावर हाउस कौन है। आपके ऑप्शन हैं गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम्स। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया करता है आपका एटीपी जनरेट करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को किसके थ्रू करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू करता है। इनमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है आपकी वो क्रिस्टे बनाती है, इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को एंजाइम्स एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली मॉडिफाइज पैकेजेस एंड सिक्रीट्स प्रोटीन। बताओ कौन सी ऑर्गेनली है जो मॉडिफाई करती है, पैक करती है और सिक्रीट करती है प्रोटीन को, मतलब तीनों काम हो रहे हैं प्रोटीन के, मॉडिफाई हो रहा है, पैक हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है। आपके ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस और वैक्यूल। क्या होगा, देखो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, आपको जो ये लेक्चर्स हैं इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं इन फ्यूचर आपको पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं आपकी बायो केमिस्ट्री के, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश के, वो कवर कराऊं, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करा करो। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके से लेक्चर्स को लाती रहूँ। तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। बाकी लाइक भी कर सकते हो, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गोल्गी अपरेटस जो होता है वो मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। गोल्गी अपरेटस बना नहीं रहा, उसके पास कहाँ से आ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आया, प्रोटीन आया, उसने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप ऐड कर दिया और पैक करके उनको कहाँ पहुँचा दिया, वेसिकल्स तक पहुँचा दिया, ठीक है। मैकेनिस्टिकली सिस टू ट्रांस पोलैरिटी जो होती है वो इंश्योर करती है आपकी डायरेक्शनल प्रोसेस को। जैसे आप देख सकते हो कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। गोल्गी अपरेटस को बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताओ इनमें से कौन सा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं लिपिड सिंथेसिस नहीं करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है, या फिर स्टेरॉइड की सिंथेसिस नहीं करता है। देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ भी नॉट का क्वेश्चन है, आपके लिए मैंने इस नॉट को कैपिटल कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि नॉट का क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे ध्यान से करना है। लेकिन पेपर में ज़रूरी नहीं है कि जो ये नॉट है ना आपका ये ऐसे एकदम कैपिटल में आएगा और आप एकदम पता लगा लोगे कि हाँ ये नॉट का क्वेश्चन है। वहाँ हो सकता है कि जैसे सब सारा क्वेश्चन लिखा हो ना आपका स्मॉल लेटर्स में, तो आपका नॉट भी ऐसे ही स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ हो, तो इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बस रीडिंग मिस्टेक्स मत करना। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट, जल्दी से बताओ अपना। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं आपके सरफेस से, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम्स नहीं होते। वहाँ पे किस चीज़ की सिंथेसिस होती है, लिपिड की सिंथेसिस होती है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन इज इन्वॉल्व्ड इन सेल मूवमेंट एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है, साइटोस्केलेटन का कौन सा कंपोनेंट आपका सेल के मूवमेंट और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये पूछा गया है। बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट और सेंट्रोसोम। क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? सोचो, ध्यान करो एनसीईआरटी में क्या लिखा था। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बायो के लिए तो बहुत ज्यादा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं आपके, वो कंपोज होते हैं एक्टिन से, और ये क्या होता है, क्रूशियल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल के मूवमेंट में, साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियोलस इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है आपका प्राइमरली किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? डीएनए के रेप्लिकेशन में, राइबोसोम के सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में और एटीपी प्रोडक्शन में। बताओ किस में होगा? आपको न्यूक्लियोलस के बारे में पूछा गया, न्यूक्लियस के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पे ध्यान रखना। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है आपकी आरएनए को और असेंबल करता है राइबोसोमल सब यूनिट्स को। ठीक है, ये क्या है, डेंस रीजन होता है किसमें? न्यूक्लियस के अंदर, बिना मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से टाइप का प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है आपका कंटेन करता है क्लोरोफिल को। देखो नाम से पता चल रहा है क्लोरोफिल किसके लिए जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट आ रहा है, मतलब थोड़े थोड़े सेम है। ठीक है, याद करने के लिए ध्यान रख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को, कन्वर्ट कर देते हैं उसको बच्चों केमिकल एनर्जी में, पूरी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे। ठीक है, स्ट्रक्चरली देखोगे तो थाइलेकॉइड जो होते हैं वो अरेंज करते हैं ग्रेना को, मतलब लाइट रिएक्शंस के लिए। ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच के यहाँ पे क्या होता है, जनरेटेड होते हैं, और यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअल साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। इनमें से कौन सा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का जहाँ पे सब, मतलब एक्चुअल साइट कौन सी है एटीपी के सिंथेसिस के लिए, ये पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और क्रिस्टे। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है आपकी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, जहाँ पे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं भरे हुए एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज करेक्ट। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये क्या होते हैं? रिच होते हैं डीएनए में, ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को, ये कंटेन करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाइसोसोम जो होते हैं वो कंटेन करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, जो कैपेबल होती हैं ब्रेक डाउन करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स को, सेलुलर डिब्रिस को और पैथोजेंस को। क्लियर है? एक चीज और है कि लाइसोसोम को आपके सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, तो अगर पेपर में लिख के आ जाए कि सुसाइडल बैग्स कौन से होते हैं, तो बस वहां पे कंफ्यूज मत होना, वहां पे लाइसोसोम के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एटीपी डायरेक्टली। मतलब कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट में एटीपी चाहिए होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन का मतलब हो गया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, और ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, लो से हाई की तरफ आना। ठीक है, वहीं पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो एक्टिव प्रोसेस होती है हमेशा उनमें आपकी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वहीं जो आपकी पैसिव प्रोसेस होती है उनमें एनर्जी की नीड नहीं होती, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपकी एटीपी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोसिस डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ। देखो ऑस्मोसिस के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया जो मैंने अभी बताया था, तो आपके ऑप्शन है सॉल्यूट पार्टिकल्स है, वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आयंस अगेंस्ट ग्रेडियंट और प्रोटीन थ्रू चैनल। क्या होगा?
करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है आपका मूवमेंट होता है वाटर का हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नोन एज द सिंथेटिक फेज, इनमें से कौन सा फेज है सेल साइकिल का जो सिंथेटिक फेज कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। पढ़ा होगा आपने सेल साइकिल में फेजेस होते हैं आपके, तो कौन सा वाला है यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एस फेज जो है नाम ही तभी पड़ा है उसका एस फेज क्योंकि सिंथेटिक फेज है वो। तो यहाँ पे क्या होता है डीएनए के रेप्लिकेशंस होती हैं, ईच डॉटर जो होती है सेल रिसीव करती है आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल को, मतलब सेम जेनेटिक मटेरियल उसको रिसीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, में कौन सा कंपोनेंट दोनों में मतलब कॉमन है कि दोनों में मिल जाएगा? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। राइबोसोम्स होते हैं वो आपके दोनों टाइप के सेल्स में देखने को मिल जाते हैं। हाँ, साइज डिफरेंट हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन मिलेंगे दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन, न्यूक्लियस के कौन से पार्ट में क्रोमैटिन देखने को मिलता है? आपके ऑप्शंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और राइबोसोमल सब यूनिट। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बोलो सी। ठीक है, क्रोमैटिन यानी कि डीएनए प्लस प्रोटीन, उसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोल रहे हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो है ना क्लोजली पैक्ड रहता है इंटरफेस में और कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर, कब? सेल डिवीजन के टाइम पे। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्यूल फंक्शन इज प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, पौध कोशिकाओं में वैक्यूल का प्रमुख कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड मेंटेनिंग टर्गर, एटीपी प्रोडक्शन और लिपिड ब्रेकडाउन। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल जो होते हैं आपके वो वाटर को, आयन को, पिगमेंट्स को, जितने भी वेस्टेज हैं आपके उन सबको स्टोर करके रखता है। वहीं आपके टर्गर को भी, टर्गर प्रेशर जो होता है प्लांट सेल में उसको भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है, कौन सा साइटोस्केलेटन घटक अतः कोशिकीय परिवहन और स्पिंडल निर्माण में मदद करता है? आपके ऑप्शन है माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ना बच्चों, ये हॉलो ट्यूबुलेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये किस तरीके से काम करती हैं? ट्रैक करती हैं वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए और माइटोटिक स्पिंडल्स बना लेती हैं पूरा सेल डिवीजन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म न्यूक्लियोइड, इनमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है टर्म न्यूक्लियोइड को? आपके ऑप्शन है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में, रीजन कंटेनिंग डीएनए इन प्रोकैरियोट्स विदाउट मेम्ब्रेन, साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्टोरेज रीजन। बताओ न्यूक्लियोइड शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या है आपका इरेगुलर होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रीजन है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको पता है मेम्ब्रेन नहीं होती, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होता है। वहां पे क्या होगा? सेलुलर डीएनए आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम स्मूथ? आपसे कोई बोल दे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स हैं, रफ और स्मूथ, तो आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे उनको? आपके ऑप्शन है रफ जो होता है आपको सिंथेसाइज करता है लिपिड को, स्मूथ सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। रफ में आपके राइबोसोम्स नहीं होते और स्मूथ में आपके राइबोसोम्स होते हैं। रफ में आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, स्मूथ में आपकी लिपिड की सिंथेसिस होती है, और फिर दोनों क्या है? आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। बताओ, ये मैं अभी कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में ना इसी वाले सेशन में मैंने ये बात बताई थी कि रफ क्या करते हैं और स्मूथ क्या करते हैं, तो वहां से याद करो फटाफट से। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राइमरी रेगुलेट इट्स फ्लूडिटी, यानी कि कौन सा कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिसकी फ्लूडिटी को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली की तरलता को। आपके ऑप्शंस हैं कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपको फ्लूइडिटी बफर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, स्टेबलाइज करेगा आपके पूरे टेम्परेचर के वेरिएशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। आपके ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू सेल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, ग्लूकोज अपटेक बाय ब्लड ट्रांसपोर्टर और सोडियम पोटेशियम पंप। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस, डी। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है आपका एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है, सोडियम को बाहर निकालता है, पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन लीवर सेल्स। ठीक है, आपके ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, बी। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपका लीवर सेल्स कंटेन करता है एंजाइम्स को, इसे बोलते हैं साइटोक्रोम। ठीक है, ये आपका क्या है, एक तरीके से हार्मफुल सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइज होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल तंतुओं को संगठन के लिए कौन जिम्मेदार है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और वैक्यूल। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होता है आपका उसमें क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल के अंदर, और ये आपको क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूलिंग ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रोमोसोम्स इज करेक्ट। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपके आरएनए से मिलकर बने होते हैं सिर्फ, ये विजिबल होते हैं आपके ड्यूरिंग इंटरफेस में, ये कंपोज करते हैं डीएनए और प्रोटीन्स को, और ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रोमोसोम्स के कंसिस्ट करते हैं डीएनए के टाइटली पैक्ड। ठीक है, किससे होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से होगा। देखो इस तरीके से ही क्रोमोसोम्स में क्या होता है, आपका डीएनए होता है जो बहुत टाइटली पैक्ड होता है, किससे, हिस्टोन प्रोटीन्स से, और क्या बनाता है, क्रोमैटिन से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज फास्टेस्ट फॉर स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सी मैकेनिज्म सबसे ज्यादा तेज है। आपके ऑप्शंस हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। जिसने भी वीडियो पूरी देखी है, यहाँ तक आ चुके हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको रीड करती हूँ और मैं आपका ये कमेंट का वेट करूँगी। ठीक है, अगर आप मुझे इसका आंसर करते हो इसका मतलब आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। क्योंकि जिन्होंने तैयारी अच्छे से कर ली होगी, पढ़ लिया होगा, उन्हीं को पता होगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। अगर कोई भी आंसर नहीं कर पाया या फिर कुछ गलत आंसर्स आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका करेक्ट आंसर बता दूंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे आपकी ऑक्सीजन है, CO2 है, ये डिफ्यूज करती है आपकी रैपिडली और क्या बनाती है, मतलब जो लिपिड की बाई लेयर है उसके आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनली कंटेन्स इट्स ओन डीएनए राइबोसोम, कौन सी सेल की ऑर्गेनली से खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होती हैं जो खुद का सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम्स को कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, कौन से फेज में सेल ग्रोथ होती है और प्रिपेयर किया जाता है डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, ए। ठीक है, G1 फेज के आपका ये फर्स्ट गैप फेज होता है, यहाँ पे सेल ग्रो करता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को और प्रिपेयर होता है किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो आई होप कि आपको मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँ और आप बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी रैंक के साथ में अपने सरकारी कॉलेज से जो BSc नर्सिंग करने का ड्रीम है उसको पूरा कर पाओ।
कहीं भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना, उसका लिंक यहाँ मैंने पिन कर रखा है। बाकी इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत सारी जो प्लेलिस्ट है ना वो यहाँ मैंने पिन कर रखी हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आप वहाँ से जाकर के कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर कोई पर्सनली आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कोई आपको डीएम मुझे कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली इंस्टाग्राम पे। और वहाँ बहुत सारा कंटेंट है जो आपकी हेल्प करेगा आपके नर्सिंग करियर को अच्छा बनाने में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।